आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट ये ख़ास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं अलका। अपनी तरह का ये ख़ास प्रोग्राम आपका अपनी आमदनी, रोज़मर्रा के खर्च, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के तौर तरीक़ों की पूरी जानकारी जाने माने एक्सपर्ट्स की ज़बानी मुहैया कराता आया है। आज हम बात करेंगे स्मॉल सेविंग्स की। जब शेयर बाज़ार में गिरावट आती है तो इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट्स में जब इजाफा होता है तो इसका अट्रैक्शन और भी बढ़ जाता है। आइए हम आपको स्मॉल सेविंग्स के बारे में तफसील से बताते हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। आइए इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ हैं इंडिया पोस्ट के फाइनेंस सर्विसेज पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया के डीडीजी पवन कुमार सिंह, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के जनरल मैनेजर राजकुमार मिश्रा जी, और हमारे साथ हैं इंडिया पोस्ट के डीडीजी RBNPL जी राजेश सिंह जी। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जब हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करते हैं तो हम श्योर उसमें भी बहुत तरह के ऑप्शंस, बहुत तरह के स्कीम्स मौजूद रहते होंगे। तो मोटे तौर पर अगर आप आम दर्शक को हमारे बताना चाहें तो क्या क्या है ये? तो आज के दिन में हमारे पास 9 स्कीम्स हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ग्राहकों को मुहैया कराते हैं जी। ये 9 स्कीम्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सेविंग्स अकाउंट है जिसमें जो ग्राहक हैं वो पैसा निकाल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं अपने हिसाब से जी। इसके अलावा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट हैं, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में कह लीजिए कि 1 साल का हमारा टाइम डिपॉजिट है, 2 साल का टाइम डिपॉजिट है, फिर मीडियम टर्म में 3 साल का टाइम डिपॉजिट हो गया, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट हो गए, फिर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम हो गई। फिर जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो हमारे सामने जो विकल्प उपलब्ध रहते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हैं, सुकन्या समृद्धि योजना है, किसान विकास पत्र हैं। तो इस तरह करके अगर आप देखेंगे तो स्मॉल सेविंग्स के अंदर हर तबके के लोगों के लिए और हर ज़रूरत के मुताबिक इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मौजूद हैं। राइट। और राज सिंह जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि जब एक आम ग्राहक जो है वो ये सोचता है कि उसको इन्वेस्टमेंट करनी है तो कितने अमाउंट से वो शुरुआत कर सकता है? इसके लिए कोई क्योंकि बहुत छोटे छोटे ये स्मॉल सेविंग्स के नाम से है, तो जो हमारा रिकरिंग डिपॉजिट है, लोग बहुत कम रकम से अपने मासिक आय के हिसाब से बहुत कम रकम, मतलब ये है कि अगर वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर है, लेबरर है, तो वो महीने का 100 रुपया भी बचाकर और वो 5 साल तक के लिए उस अमाउंट को पोस्ट ऑफिस के साथ रखता है। तो हर महीने जब आप उसमें बचत करते हैं 5 साल के अंत में एक अच्छी खासी रकम आपको मिल जाती है जी। ऐसा हो सकता है कि वो अगर कोई 1000 रुपया करता है, कोई 20,000 भी कर सकता है, तो लोगों का अपने आय के हिसाब से वो लोग कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक चूँकि ये अल्प बचत योजना है तो जितना छोटा रकम भी होता है विभाग में इसकी सुविधा है और लोग इसको ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। अपने छोटे छोटे आय से जो उनको बचत होता है, आगे के भविष्य में वो निधि उनके लिए काम आए, तो इस तरह उसका वो बचत करते हैं जी। और मिश्रा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब ये क्लासिफिकेशन किया जाता है इन स्कीम्स का, जैसे मोटे तौर पे हमें पवन जी ने बताया कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पे क्या सोच के वो टारगेट ऑडियंस क्या है? अगर मुझे अपने लिए एक स्कीम चुननी है तो वो कैसे चुनी जाए? बेसिकली हमारे जितने भी स्मॉल सेविंग्स स्कीम हैं ये आम लोगों के लिए है और इसमें हम ये देखते हैं कि हमें एक तो भारत सरकार की गारंटी है और उसमें हमें अच्छा सा एक रिटर्न आ जाए। अब जैसे मुझे अपने लिए चुनना होगा तो मैं सबसे पहले एक MIS कर लूँगा। उस MIS में हर महीने के अंत में मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और उस इंटरेस्ट को मैं एक सेविंग्स बैंक में पहले यहाँ डिपॉजिट करवा के उससे फिर मैं एक रिकरिंग डिपॉजिट खोल सकता हूँ। तो एक ही साथ मुझे MIS की भी बेनिफिट मिल जाएगी और मुझे रिकरिंग डिपॉजिट का भी बेनिफिट मिल जाएगा।
तो इस तरह से हम कुछ कम्बिनेशंस बना करके, और अगर मुझे टैक्स सेविंग्स करनी है तो मेरे लिए NSC है, मुझे कुछ यहाँ कुछ पर्टिकुलर फिक्स के लिए चाहिए, मैं टाइम डिपॉजिट्स, हमारे यहाँ जो रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं उनको टाइम डिपॉजिट्स करते हैं, तो 1 साल 2 साल और 5 साल की हम टाइम डिपॉजिट्स कर सकते हैं। हम किसान विकास पत्र में भी कर सकते हैं। कोई सीनियर सिटीजन है तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी कर सकते हैं, और कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए, इनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना का भी हमारे यहाँ प्रावधान है, जिसमें काफ़ी अच्छा हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये डिपेंड करते हुए कि हमें किस पर्पज़ से करना है, हमारा अल्टीमेट एम क्या है, उसके हिसाब से हम डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पवन जी, हमें थोड़ा तफसील से थोड़ा एक्सप्लेन करके ये बताएं कि जब किसी ने ये तय कर लिया कि हाँ मुझे स्मॉल सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करना है, तो उसके बाद कैसे अप्रोच किया जाए। तो ये आप ध्यान में रख के बताइएगा कि कुछ लोग हैं जो डिजिटल तरीके से बहुत सेवी हैं, बहुत सारी जनता ऐसी है हिंदुस्तान में जिनको नहीं भी पता है कि डिजिटल तरीके से कैसे अप्रोच करना है, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? तो ये देखिए, हमारी जो 9 स्कीम्स हैं वो 1,57,000 पोस्ट ऑफिस में मौजूद हैं। तो कोई भी ग्राहक अगर पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो अपने निकटवर्ती डाकघर में जाकर और वहाँ से पूरी सूचना वो प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो वेबसाइट है इंडिया पोस्ट का, उसके ऊपर भी ये सारी जानकारियाँ मौजूद हैं। तो वहाँ से भी अगर जो जागरूक ग्राहक हैं वो वहाँ से पहले से जानकारी लेकर और डाकघर में जाकर अपनी सुविधा के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे कि मिश्रा साहब ने बताया, तो उस हिसाब से उनको उनकी जो भी ज़रूरत है उसके मुताबिक वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस हमेशा तत्पर रहता है अपने ग्राहकों की सेवा देने के लिए। आज के दिन में हमारे पास तकरीबन 40 करोड़ ग्राहक हैं जिनको हम नियमित सेवा देते रहते हैं। इसके अतिरिक्त पिछले 1 दशक में तकनीकी क्षेत्र में इस बहुत कुछ किया गया है, जिसमें हमारे जो 1,57,000 पोस्ट ऑफिसों में से 1,41,000 से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ग्राहक अगर किसी भी पोस्ट ऑफिस में खाता खोलता है तो वो देश के किसी भी कोने में कभी भी किसी भी वक्त जाकर अपनी अपना ट्रांजैक्शन कर सकता है। खाता देश के किसी भी हिस्से में हो, मैं अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके उसको ऑपरेट कर सकती हूँ, ये सुविधा है जी। इसके अलावा डिपार्टमेंट ने 1000 ATM भी लगा रखे हैं और ये सारे ATM जो हैं इंटर ऑपरेबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे बैंक के ATM कार्ड्स भी यहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। उसी तरह हमारे ग्राहक जिनको ATM कार्ड जिन्होंने सुविधा ली हुई है वो दूसरे बैंकों के ATM पे पर भी ATM कार्ड का इस्तेमाल करके पैसे की निकासी कर सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा हमने अभी इंट्रा ऑपरेबल इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी दे रखी है, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस नेटवर्क के अंदर घर बैठे ग्राहक पैसे का आदान प्रदान दूसरे सेविंग्स बैंक अकाउंट के साथ और रेकरिंग डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट इन दोनों अकाउंट को ओपन कर सकते हैं घर बैठे। उसके लिए उनको पोस्ट ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। अच्छा। एक ही रिक्वायरमेंट है कि जब उनको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा लेने के लिए पोस्ट ऑफिस में जब वो अपना खाता सेविंग्स खाता खुलवा रहे हैं या अगर उनका पहले से सेविंग्स खाता है तो पोस्ट ऑफिस में जाकर अगर वो आवेदन करें कि मुझे इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा चाहिए तो पोस्ट ऑफिस तत्परता से उनको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करा देगा और वो घर बैठे पोस्ट ऑफिस नेटवर्क के अंदर अपनी सारी सेवाएं ले सकते हैं। अच्छा, और थोड़ा सा हमें यहाँ पे पवन जी फ्लेक्सी स्कीम्स के बारे में भी बताइए कि वो कैसे फ़ायदेमंद साबित होती हैं। तो इसमें जैसे देखिए फ्लेक्सी स्कीम्स से मैं यह मतलब समझ रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए किसान विकास पत्र है, किसान विकास पत्र के अंदर प्रीमेच्योर इनकैशमेंट की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा। जैसे 124 महीने में आज के दिन में ये पैसा जितना 10,000 रुपये जो है वो 20,000 रुपये 124 महीने में होगा, लेकिन 30 महीने के बाद ग्राहक जो है वो पैसा अपनी निकासी कर सकता है। उसी तरह जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम है हमारा, उसमें भी ये सुविधा 5 साल की है, बट अगर ग्राहक को पैसे की ज़रूरत है तो वो कभी भी उस पैसे को निकाल सकता है
हाँ, ये होगा कि जब वो समय से पहले निकालेंगे तो कुछ मूलधन में से कुछ उनका पैसा जो है काटा जाएगा। टाइम डिपॉजिट में भी ये सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा जैसे रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम 5 साल का स्कीम है, बट उसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो जब हम अकाउंट खोल रहे हैं उसी वक्त अगर हम पोस्ट ऑफिस को बता दें कि 5 साल के बाद हम इसको और 5 साल चलाएंगे तो वो कर सकते हैं, या जब मेरा अकाउंट क्लोज हो रहा है उस वक्त पोस्ट ऑफिस में जाकर बताएं कि मुझे 5 साल इसको और चलाना है तो 5 साल चला सकते हैं। उसी तरह सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में भी 5 साल का स्कीम है, लेकिन उसको और 3 साल के लिए हम लोग आगे चला सकते हैं। रही बात पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, तो ये 15 साल का स्कीम है, लेकिन इसमें पहले 5 वर्षों में लोन लेने की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद जितनी राशि 7वें वर्ष के बाद आप उसमें से कुछ पैसे निकाल सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। 15 साल का ये स्कीम है, लेकिन 15 साल के बाद अगर मुझे लगता है कि अभी मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध है कि 5 साल के लिए आप और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये 5-5 साल प्रोविडेंट फंड में ही ये सबसे बड़ी सुविधा है कि आप 5-5 साल करके आप कितनी भी बार, जितना चाहें उतनी बार आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा। और जैसा राजेश सर ने भी बताया और मिश्रा साहब ने भी बताया कि 100 रुपये से लेकर रिकरिंग डिपॉजिट खोलने के लिए आपको कम से कम 100 रुपये चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना खोलने के लिए आपको केवल 250 रुपये चाहिए सालाना। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को चलाने के लिए आपको केवल 500 रुपये चाहिए। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदने के लिए न्यूनतम केवल 1000 रुपये चाहिए। किसान विकास पत्र खरीदने के लिए केवल 1000 रुपये चाहिए। उसी तरह सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम चलाने के लिए केवल 1000 रुपये चाहिए। तो हमारे जो लघु ग्राहक हैं जो अल्प बचत योजना में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए पोस्ट ऑफिस हमेशा से तत्पर है और जो भी सुविधा हम उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि घर के सबसे पास में पोस्ट ऑफिस ही होता है। पोस्ट ऑफिस एक ऐसा जगह है जहाँ पर हर कोई जाकर अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करता है, उसको लगता है कि ये उसका अपना ही घर है। तो इस तरह हम लोग देश के हर जन से जुड़े हुए हैं। चूँकि डाकघर देश के हर कोने में मौजूद है, तो हम 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ये सारी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। तो राजेश जी, जैसे पवन जी ने बताया कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पोस्ट ऑफिसेज का, और अमूमन लोग उसको अपने मोहल्ले का एक्सटेंशन ही मान के चलते हैं कि अपने ही लोग वहाँ पे बैठे हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा तबका हमारे मुल्क में ऐसा भी है जिनको हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, तो उनके लिए क्या रखा है आपने? आपका जो प्रश्न है संभवतः उन लोगों के लिए है जो मनरेगा या ऐसे बेनिफिशियरी हैं जो कि अपना वेज डाक विभाग के माध्यम से हासिल करना चाहते हैं। तो ये आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि विभाग अब जिस तरह एक बैंक जिस दिन से वह पैसा रिलीज़ होता है मंत्रालय के द्वारा, 15 दिन के अंदर वह खाते में आ जाता है। मंत्रालय से जिस दिन रिलीज़ होता है मनी डीबीटी बेनिफिट्स का, तो वो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट गेटवे जो है एनपीसीआई का, उसके माध्यम से हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम में आ जाता है। और जिस दिन से हमारे कोर बैंकिंग सिस्टम में आता है उसके 24 से 48 घंटे के अंदर वह ग्राहकों तक पहुंच जाता है। ग्राहकों को इसके लिए एसएमएस भी पहुंच जाता है उनके पास, वो डाक विभाग में आते हैं। और जो हमारा नेटवर्क है 1,57,000 का नेटवर्क, सभी जगह से चूँकि अब कोर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, अपना जो भी छोटा रकम है वो इससे हासिल कर सकते हैं अपना वेज का। अब एक इसमें अध्ययन भी हुआ था पहले जिसमें यह देखा गया कि अगर एक वेज अर्नर को 1000 रुपया लेना पड़ता है तो बैंक के माध्यम से उसे करीब 340 रुपया, 50 रुपया ब्लॉक तक जाने में, 50 रुपया आने में, एक दिन 4 घंटे का वो दिहाड़ी उसका चला जाता है। और उसके अलावा करीब वो अपना खाने का करेगा इंतज़ाम। और ऐसे
1 या 2 ट्रिप लग जाती है उसकी। बिल्कुल। तो अगर वैसे लोग जो कि मनरेगा वर्कर हैं या जिनको डीबीटी के बेनिफिट्स मिल रही है, वो अपने गांव में अगर वो बेनिफिट लेना चाहें तो बहुत सरल उपाय है कि वो अपना मैंडेट दे दें विभाग को, अपना जो भी खाता है उनका सेविंग्स बैंक का, उसको आधार से सीड भी कर लें। विभाग में ये भी सुविधा है आधार सीडिंग की। और वह बैंक के जगह वो अगर पोस्ट ऑफिस से वो अपना रकम पाना चाहते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि मैं इस अकाउंट के वजह अब इस अकाउंट में खाता धारक अपना डीबीटी बेनिफिट्स मैं इस अकाउंट से चाहता हूं। उसमें जो भी मदद होता है हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ उनको मदद करता है, क्योंकि एक मैनुअल फॉर्म होता है और आगे शायद ये इंटीग्रेट हो जाए हमारे कोर बैंकिंग से भी। शहर के डाकघर में भी है और गांव में भी ये मैंडेट दिया जा सकता है। डाकघर का कर्मचारी उनको मूविंग मैंडेट के तहत डाकघर के खाते से डीबीटी अकाउंट की निकासी में पूरी मदद करते हैं। इसके माध्यम से विभाग ने सिर्फ कोरोना काल में 5,000 करोड़ का डीबीटी डिसबर्समेंट किया, जिसमें कि 4.6 करोड़ ट्रांजैक्शंस निहित थे। विभाग अपने स्तर का पूरे अगर कॉमर्शियल बैंक्स जो 10 बड़े कॉमर्शियल बैंक हैं उसमें विभाग कभी दूसरे स्थान पे रहता है एसबीआई के नीचे और कभी तीसरी स्थान पे, तो बीच में कभी एक्सिस बैंक या कभी आंध्रा बैंक आता है। पर विभाग दोनों माध्यम से, हमारा पीओएसबी जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम है उसके माध्यम से भी आप डीबीटी का बेनिफिट्स ले सकते हैं। और अगर आपका कोई और किसी और बैंक में खाता है लेकिन आप गांव के डाकघर से लेना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। अच्छा। जिसमें कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करके आप किसी अन्य बैंक के खाते में अगर आपका डीबीटी आया है तो वह भी आप पोस्ट ऑफिस के जो बायोमेट्रिक हमारा इनेबल्ड मोबाइल डिवाइस है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, उस माध्यम से ग्राहक ले सकते हैं। ओके। राजेश जी, ये जो मार्केट है इसमें इतने विकल्प, इतने ऑप्शंस एक आम आदमी के पास हैं, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप किसी भी तरह की स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप बड़े माइन्यूटली उनको ऑब्जर्व करें कि एक कंज्यूमर उसको कितना पसंद कर रहा है, तो किसको आपको रिटेन करना है, किसको आपको हटा देना है या किस स्कीम को कब मॉडिफाई करना है, ये आप कैसे ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग जो हमारी स्कीम्स हैं ये ज़्यादातर मंत्रालय के द्वारा ही इसका निर्णय होता है। इसके इंटरेस्ट रेट्स भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ही तय करती है और वो अक्रॉस सारे बैंक्स और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह एक ही होता है। हमारा यूएसपी डाक विभाग का यह है, जहाँ कोई बैंक नहीं है वहाँ हम हैं और वहाँ पर हम कोर बैंकिंग की सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा स्कीम में पॉपुलैरिटी, जैसा अभी राजकुमार मिश्रा जी बता रहे थे और पवन भी पहले बता रहे थे कि एनएससी अगर आप टैक्स सेविंग के लिए पर्पस से चाहते हैं तो उसमें एनएससी का काफ़ी अच्छा अहम योगदान रहता है। पीपीएफ का स्कीम काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे के लिए सुकन्या समृद्धि में बच्चियों के लिए एक भविष्य का एक निधि योजना है। जब आप गर्ल चाइल्ड पे आज इन्वेस्ट करते हैं तो बच्ची को एक रकम एक आयु के बाद उसके पास उपलब्ध होती है, चाहे वो हायर एजुकेशन के लिए हो या बच्ची के अपने भविष्य के लिए हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें पोस्ट ऑफिस का जो स्कीम्स है बहुत अट्रैक्टिव है, तो इससे अट्रैक्शन काफ़ी है स्कीम्स में। और चूँकि अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का की भी जो सुविधा है उससे ग्राहक स्वाइप इन स्वाइप आउट कर सकता है। अगर एक अकाउंट उसने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खोल लिया तो फिर एक्सटर्नल मार्केट में कहीं भी इंटीग्रेट हो जाता है, मनी ट्रांसफ़र की सुविधा हो जाती है या अपना पीपीएफ का अमाउंट पे करना है तो डाकघर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा। आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से लिंक है तो आप उस अकाउंट के माध्यम से अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में जो भी आपका इंस्टॉलमेंट है, चाहे वो आरडी का हो या पीपीएफ का हो या एमआईएस में अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में 2 लाख तक का शायद
उसमें सीमित एक दायरा है, 2 लाख तक आप उसमें रख सकते हैं। पवन, 2 लाख जी जी जी, अभी 2 लाख, अभी 2 लाख की ही राशि है जी। और उसके बाद वो फिर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में बाकी अगर ज़्यादा रकम उससे है तो उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ग्राहकों के लिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी डाक विभाग की तरफ से उपलब्ध है और ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध है, तो मुझे नहीं लगता है कि बैंक के जो सबसे नियरेस्ट अप्रोच करते हैं वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं जो कि पॉस डिवाइस लेके, लेकिन वो फिर वीकली सिस्टम उनका होता है। अच्छा। वो हर रोज दौरा नहीं कर सकते गाँवों का, तो कभी एक गांव गए कभी दूसरे में गए। लेकिन हम अगर 1,31,000 गांव में हैं तो 1,31,000 गांव में हैं, उतने पंचायत में हम वहाँ उपलब्ध हैं 1,31,000। और सुविधा जो शहर में मिलेगी वो आपको गाँव में मिल रही है। तो ग्राहकों को ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। जो आप अकाउंट अगर लिंक कर लें तो उनको काफ़ी सुविधा मिल जाती है। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से पवन ज़्यादा बताएंगे क्योंकि वो पीबीआई भी देख रहे हैं, शायद अब यूपीआई से लिंक भी हो गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट जी। तो यूपीआई जो बहुत पॉपुलर अब मोबाइल पेमेंट पे बहुत पॉपुलर हो रहा है यूपीआई के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं ये लिंकेज ग्राहकों को ये भी सुविधा दे देता है कि आप यूपीआई पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करके मोबाइल पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब हर तरह की सुविधा आज के टाइम पे मौजूद है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स तो आपने ऑलरेडी मिलके हमें बताए, लेकिन पवन जी, एक आम ग्राहक को, एक कंज्यूमर को और हमारे व्यूवर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सभी ग्राहकों से, और जो हमारे जो अभी के ग्राहक हैं और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमारा यही संदेश है कि पोस्ट ऑफिस आपके लिए हमेशा तत्परता से खड़ा है आपको सेवा देने के लिए। और जैसा कि राजेश साहब ने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी साथ में जुड़ गया है, तो उसके सहारे हम जो है इंटर बैंकिंग ऑपरेशन भी करने लग गए हैं। आपको मैं यह भी बताऊं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमें भी ये परमिशन दे दिया है कि हम इंटर बैंकिंग की सुविधा पीओएसबी ग्राहकों को डायरेक्ट मुहैया कराएं। तो उस पर भी कार्य जोरों से प्रगति पर है। तो आगे आने वाले समय में ग्राहकों को हम और भी बहुत सारी सुविधाएं देने जा रहे हैं, जिससे कि ग्राहक घर बैठे जो खुद से टेक्नोलॉजी में कंफर्टेबल हैं, घर बैठे सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। जो ग्राहक खुद से सुविधा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए डाकघर हमेशा से तत्पर है। उसके अलावा जैसा कि पीछे के प्रश्न से आया है निकलकर कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में जो हमारे तकरीबन 2 लाख हमारे जो ग्रामीण डाक सेवक और पोस्टमैन जो मोबाइल डिवाइस लेके घर घर तक जाते हैं, घर घर जाकर और वो सुविधा मुहैया कराते हैं। तो दोनों असिस्टेड मोड से भी, सेल्फ मोड से भी और पोस्ट ऑफिस काउंटर से भी पोस्ट ऑफिस देश के जन जन के लिए हमेशा से तत्परता से के साथ खड़ा है। और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हम 40 करोड़ नहीं, देश के सारे देशवासियों के लिए हम पोस्ट ऑफिस के सुविधाएं मुहैया करा देंगे। जी, बहुत ही बेहतरीन बातचीत रही। आप तीनों के हम इतने शुक्रगुजार हैं कि इतनी एनरिचिंग, इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन इतने सिंपल तरीके से आप तीनों ने हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिश्रा जी, राजेश जी, पवन जी स्टूडियो में आए और इतनी जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ बांटी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी इस ख़ास पेशकश में फ़िलहाल के लिए इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम में आप भी अपनी राय भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है ddurduspecials@gmail.com। और अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।